नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी अब आप कह सकते हैं पटरी पर आ गई होगी। एक रास्ता आपको दिखा दिया गया है 2 कक्षाओं से और आगे भी इसी प्रकार से आपको कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अब आपकी जो तैयारी है वो पटरी पर आ जानी चाहिए और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ले करके अब हमें आगे बढ़ना है। तो सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से हम अपने इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहली बात कि इस सेशन में जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है पूरी वीडियो ना देखते हों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एक सेशन के माध्यम से यहाँ पर आप करंट अफेयर्स देखोगे। करंट अफेयर्स के साथ आप जीएस खंड में आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हो, जिसमें आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन को हम पढ़ रहे थे और आज हमें अंग्रेज़ों के बारे में अध्ययन करना है और फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, ये हमारा चल रहा था। इसके साथ साथ तीसरा जो इसी वीडियो के अंतर्गत तीसरा जो सेक्शन आता है वो जीके का आता है और जीके के सेक्शन के अंतर्गत हम भारत के नाभिकीय प्रोग्राम को देख रहे थे, जिसमें हम भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांटों के बारे में भी देखेंगे। और जब हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, जब हम न्यूक्लियर प्लांट की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, तो इनको रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी है जो इनको समय समय पर निगमित करती हैं या जिनके माध्यम से कंट्रोल किए जाते हैं, उन संस्थाओं को हम देख रहे थे। और अभी हमने जो देखा था वो बार्क के बारे में हमने देखा था, भाभा संस्थान के बारे में हमने देखा था और उसी के बाद आगे हमें बढ़ना है। इसके साथ साथ इसी सेशन में चौथा खंड जो आपका होगा वो डेली का टारगेट होगा। डेली का टारगेट होगा और ये जो डेली का टारगेट होगा ये NCERT बेस्ड होगा। ठीक है, NCERT बेस्ड होगा और प्रत्येक दिन जैसे आज पहला टारगेट दिया जाएगा तो कल इससे जुड़े हुए 3 से 4 प्रश्न आपको भी इसी सेशन में देखने को मिलेंगे। और साप्ताहिक स्तर पर रविवार को आपका टेस्ट भी होगा और रविवार को जो आपका टेस्ट होगा वो पूर्णतः आप कह सकते हैं इसी टारगेट प्रोग्राम पर आधारित होगा और जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हो इस पर आधारित होगा। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। सिर्फ आप सबसे विनम्र आग्रह एक बात का रहेगा, जो पिछले सेशन में था वही आग्रह इस बार भी रहेगा कि आप जो भी होमवर्क दिया जाए इस सेशन के दौरान, आपको कुछ प्रश्न होमवर्क में दिए जाते हैं, कुछ टॉपिक होमवर्क में दिए जाते हैं, कुछ मैप के वर्क होमवर्क में दिए जाते हैं। ये आपको अनिवार्य रूप से करना होता है और अनिवार्य रूप से आपको करना भी चाहिए। साथ ही साथ डेली बेसिस पे आपको नोट्स भी बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स विषय वस्तु में जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं जिनका नाम है राइडर कप। क्या नाम है? राइडर कप। राइडर कप टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं। राइडर कप 2023 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जब किसी टूर्नामेंट की हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि संबंधित कप जो है ये किस खेल से जुड़ा है। तो आपको बता दें राइडर कप जो है ये गोल्फ से जुड़ा है। किस खेल से जुड़ा है? गोल्फ खेल से जुड़ा है और वर्ष 2023 में इसका 44वां संस्करण आयोजित किया गया था। 44वां संस्करण आयोजित किया गया। आपको यह भी बता दें कि ये जो राइडर कप होता है ये मुख्य रूप से 2 देशों के बीच आप कह लीजिए, एक तो इसमें यूरोप के प्लेयर होते हैं, यूरोप के सभी देशों से मिला के खिलाड़ी होते हैं, और USA। तो ये राइडर कप प्रमुखता से यूरोप और USA के बीच आयोजित किया जाने वाला एक गोल्फ का टूर्नामेंट है जिसका 44वां संस्करण आयोजित किया गया। प्रथम बार राइडर कप वर्ष 1927 में आयोजित किया गया था। वर्ष 1927 में प्रथम बार आयोजित किया गया था। और जब हम वर्ष 2023 की बात कर रहे हैं तो इस कप को यूरोप ने जीत लिया है और यूरोप ने यह खिताब 12वीं बार जीता है।
ठीक है, मतलब 2023 से पहले यूरोप ने 11 बार इस खिताब को जीता था और 12वीं बार यूरोप ने इस खिताब को जीत लिया है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हम गोल्फ की बात कर रहे हैं तो गोल्फ से जुड़े हुए कम से कम भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे प्रमुख एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अदिति अशोक। अदिति अशोक महिला वर्ग में है। अदिति अशोक का नाम याद रखिएगा। सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है। और दूसरा है अनिर्बन लाहिड़ी। अनिर्बन लाहिड़ी ये पुरुष वर्ग में भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो दो नाम याद रखिए गोल्फ के संदर्भ में, अदिति अशोक और अनिर्बन लाहिड़ी, ये दो नाम आपको याद रखना है भारत के संदर्भ में। अब हम क्योंकि हमने देखा कि ये जो कप था, राइडर कप जो था, ये गोल्फ का एक टूर्नामेंट है, यूरोप और यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है। अब क्योंकि हम डेली बेसिस के जो हमारे घटनाक्रम होते हैं उनको कुछ इस प्रकार से हम तैयार करते हैं कि जो भी डेली बेसिस का घटनाक्रम है वो एक दूसरे से लिंक करके पढ़ा जाए। तो आइए आज के इस घटनाक्रम को हम कैसे लिंक करते हैं। तो हमने देखा कि यूरोप और यूएसए के बीच, अब यूरोप से लिंक करके मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये जो स्विट्जरलैंड है, यदि हम बात करें यूरोप का ये जो देश है स्विट्जरलैंड, आपको बता दें इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है, सबसे पहली बात तो आपको बता दें स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड का एक है ज्यूरिख एयरपोर्ट। आप जानते हैं ज्यूरिख के बारे में आपने सुना होगा। तो जो ज्यूरिख एयरपोर्ट की कंपनी है, ज्यूरिख एयरपोर्ट, स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख एयरपोर्ट है, इसकी एक कंपनी है जिसका नाम है YIAPL। क्या नाम है? YIAPL। YIAPL का यदि फुल फॉर्म नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ज्यूरिख की कंपनी को क्यों बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो कंपनी है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, आपको बता दें कि ये कंपनी जो है भारत में एक एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है और ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। ये नोएडा में बनाया जा रहा है। जेवर स्थान है और नोएडा में इसको बनाया जा रहा है। अब आप बोलोगे कि इसको तो आप बहुत पहले से जानते हो, बहुत पहले से सुनते आए हो, लेकिन ये आज के संदर्भ में कैसे जुड़ता है। तो आपको बता दें कि प्रत्येक जो एयरपोर्ट होते हैं या जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनके एक कोड होते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपको दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को सर्च करना है, ठीक है, या किसी भी आपके पटना एयरपोर्ट को आपको सर्च करना है तो उसका कुछ कोड होता है, 2 डिजिट 3 डिजिट का उनका कुछ कोड होता है। तो अभी क्या हुआ है, क्योंकि जेर एयरपोर्ट बन रहा है, हालांकि अभी ये तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसको 3 अंक का एक कोड अलॉट कर दिया गया है। किसके द्वारा अलॉट किया गया है? IATA के द्वारा अलॉट किया गया है। किसके द्वारा? IATA के द्वारा अलॉट किया गया है। और जेवर एयरपोर्ट को जो कोड मिला है उसका नाम है DXN। क्या नाम है? DXN कोड अलॉट किया गया है। किसके द्वारा? IATA का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने मॉन्ट्रियल का नाम लिया, आज यहीं से आपका एक होमवर्क है, हमने बताया मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में कई सारे अन्य संगठनों के हेडक्वार्टर हैं। ये आज का आपका होमवर्क है कि मॉन्ट्रियल कनाडा में कितने संगठनों का हेडक्वार्टर है, ये आप हमें बताओगे। तो आपने देखा कि ज्यूरिख एयरपोर्ट की जो कंपनी है उसका नाम है YIAPL, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और जेवर एयरपोर्ट को IATA द्वारा अभी DXN कोड अलॉट कर दिया गया है, इसलिए ये खबरों में है, ये हमें पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए।
अब जैसे हम यूरोप की बात कर रहे थे, तो आप जानते हैं यूरोप के कई सारे देश ऐसे हैं, विशेष रूप से नार्डिक देश जो हैं, कई सारे देश ऐसे हैं यूरोप में जो भूतापीय ऊर्जा में बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब भूतापीय ऊर्जा की हम बात करते हैं तो यूरोप का एक देश है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे ने क्या किया है अभी हाल ही में, नॉर्वे की एक कंपनी है, नॉर्वे की उस कंपनी का नाम है नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट, और इस इंस्टीट्यूशन द्वारा भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश से समझौता किया गया है। मतलब अरुणाचल प्रदेश क्या करने जा रहा है, अब अरुणाचल प्रदेश भूतापीय ऊर्जा निर्माण करने जा रहा है। और किन जिलों में करने जा रहा है, तो इनके जिले याद रखिएगा। पहला है पश्चिमी कामेंग जिला, जहां पे ये प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा तवांग। तो इन दो क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में नॉर्वेजियन भूतापीय या जियो टेक्निकल जो इनकी कंपनी है उसके द्वारा समझौता किया गया है, जिससे अरुणाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा को लेकर के काम किया जा सके। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इससे जोड़ के हमने देख लिया। अब हम यूरोप की ही बात कर रहे थे, और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन लगातार चर्चा में था, क्योंकि कई सारे देश ऐसे थे जिनका रसिया से संबंध बेहतर नहीं था और वो डर से यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते थे। अब यूरोपीय यूनियन से जोड़ के हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए रसिया में, रूस में पहुँच गए। ठीक है, और जब रूस में पहुँच गए, हम रूस क्यों पहुँचे हैं, हम रूस इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि रूस इंडिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। रूस इंडिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, एक कंपनी है जो रूस और इंडिया ने मिलकर बनाई है, और इस कंपनी का नाम है काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस। क्या नाम है, काइनेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस। ठीक है, काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस ये कंपनी है जिसको रूस और इंडिया ने मिलकर बनाया है। अब ये कंपनी इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये भारत में एक प्रमुख ट्रेन हमारी है जिसका नाम है, आप जानते हैं, वंदे भारत। तो वंदे भारत जो ट्रेन है इसको तैयार करने के लिए इस कंपनी को एक टेंडर दिया गया है, और ये कंपनी 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी और 35 वर्षों तक उनका देखभाल भी करेगी, मतलब मेंटेनेंस वर्क भी उसका संभालेगी। तो याद रखिएगा, काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस नामक कंपनी है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इस कंपनी के द्वारा वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। कितनी, 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब हम रूस तक पहुंच गए हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें एक घटनाक्रम से दूसरा घटनाक्रम लिंक हो रहा है, और ये सभी का सभी जितने घटनाक्रम सिर्फ एक दिन के करंट अफेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे करके लेके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम रूस की बात कर रहे थे, तो आप जानते हैं रूस क्या है, ब्रिक्स का एक सदस्य है। ब्रिक्स का एक सदस्य है रूस, और आप जानते हैं ब्रिक्स में अभी 6 नए देश जुड़े हैं, और इसी के साथ ब्रिक्स के देशों की संख्या 11 पहुंच गई है। और इन जो 6 नए देश हैं इनमें एक देश है ईरान। ठीक है, और ईरान इन दिनों चर्चा में है। क्यों, क्योंकि लगातार ईरान फिलिस्तीन विवाद पर बयान दे रहा है। अब ईरान चर्चा में है तो ईरान को देख लेते हैं। ईरान का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है नूर 3, मतलब नूर 1 भेजा था इन्होंने, नूर 2 भेजा था, अब इन्होंने नूर 3 नामक एक सैटेलाइट भेजा है, और ये सैन्य इमेजिंग उपग्रह है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इनका एक फतेह मिसाइल है, इसका भी इन्होंने पिछले दिनों टेस्ट किया था, फतेह नामक मिसाइल। इसको भी आपको याद रखना है कि फतेह नामक मिसाइल और नूर नामक जो सैन्य इमेजिंग उपग्रह है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है ईरान से। ठीक है,
अभी हम जेवर एयरपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जेवर एयरपोर्ट के बारे में हम देख रहे थे, तो वहीं से एक वाकया और हम जोड़ के देख सकते हैं। क्या? एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है GNA इंटरनेशनल एयरपोर्ट। GNA इंटरनेशनल एयरपोर्ट, GNA इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी निर्माणाधीन है। और ये जो GAN है, GAN, और ये जो GAN नामक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भारत बना रहा है एक मित्र देश में जिसका नाम है मालदीव। और मालदीव इन दिनों चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और जो राष्ट्रपति हैं ये प्रो चाइना अप्रोच वाले राष्ट्रपति हैं, जिससे भारत को लेकर के यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं। और इनका नाम क्या है? मोहम्मद मोइज्जू। इनका नाम भी याद रखिएगा, मोहम्मद मोइज्जू। मोहम्मद मोइज्जू जो हैं ये मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और भारत मालदीव में GAN नामक एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है ये? तो याद रखिएगा, अड्डो एटॉल पे ये बना रहा है। कहाँ पे? अड्डो एटॉल द्वीप पर ये बना रहा है। इतना याद, सिर्फ देश याद रखिए, पर्याप्त है। अब मालदीव की हम बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता होगा कि मालदीव के साथ हम 2 सैन्य अभ्यास करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। पहला एक्वाबेरिन, ठीक है, एक्वाबेरिन, और दूसरा एक सैन्य अभ्यास हम करते हैं जिसका नाम है एकथा। एकथा, तो याद रखिएगा, एकथा और एक्वाबेरिन नामक सैन्य अभ्यास भी हम मालदीव के साथ करते हैं। मालदीव के साथ हमारे संबंध बहुत ही बेहतर थे इससे पहले, लेकिन अब निश्चित तौर पे जो हमारे संबंध थे वो प्रभावित होंगे। आपको पता होगा भारत ने पिछले दिनों मालदीव को एक जहाज भी भेंट किया था। एक जहाज भी भेंट किया था जिसका नाम था INS तारमुगली। INS तारमुगली, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, जो भारत ने मालदीव को दिया था। भारत और मालदीव के बीच एक फेरी सर्विस भी शुरू हुई है, और ये फेरी सर्विस BO चिदम्बरनार पोर्ट या तूतीकोरिन पोर्ट से मालदीव तक के लिए शुरू हुई है, और इसका नाम है MVMSS गैलेना। MVMSS गैलेना, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो इतनी चीजें मालदीव के संदर्भ में भी याद रखिए। मालदीव इन दिनों बहुत चर्चा में है, कुछ भी कहीं से पूछा जाए तो आप करने में सक्षम रहें। एक और सैन्य अभ्यास आप याद रखिएगा जिसका नाम है दोस्ती सैन्य अभ्यास, और दोस्ती सैन्य अभ्यास में भी भारत के साथ मालदीव सम्मिलित होता है, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका भी इस अभ्यास में भाग लेता है। तो त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास ये हो जाता है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। हम कहाँ पहुँचे हैं? मालदीव। हम बात किसकी कर रहे थे? INS तारमुगली की, जहाज की बात कर रहे थे, मतलब नेवी की बात कर रहे थे। तो आइए इंडियन नेवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं, जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से जोड़ के क्या देखना है हमें? मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाया गया है भारत में। क्या बनाया गया है? मैरीटाइम थिएटर कमांड। मैरीटाइम बहुत महत्वपूर्ण है, मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाया गया है। और ये जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है, ये विशेष रूप से भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना में समन्वय बनाए रखने के लिए किया गया है। ठीक है, अब ये बनाया कहाँ पे गया है? ये बनाया कहाँ पे गया है? तो याद रखिएगा, ये बनाया गया है कारवाक, कर्नाटक में। कहाँ पे बनाया गया है? कारवाक। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, और कारवाक की जब हम बात करते हैं, जो स्थान है कारवाक कर्नाटक में, इसके बारे में कारवार बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में इतना याद रखिएगा कि इंडियन नेवी का ये सबसे, कारवार बोलते हैं, कहीं कहीं कारवाक बोलते हैं। इंडियन नेवी का सबसे बड़ा जो नेवल बेस है भारत का, वो यही है, कारवाक में ही है। और उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, उसका नाम है INS कदम्बा।
उस नेवल बेस का क्या नाम है? INS कदंबा। ठीक है, INS कदंबा भारत का सबसे बड़ा नेवल बेस है जो कारवार कर्नाटक में है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और INS कदंबा को जब विकसित किया गया था, एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत INS कदंबा को विकसित किया गया था और इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट सी बर्ड। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंतर्गत INS कदंबा नामक नेवल बेस को डेवलप किया गया था और ये भारत का सबसे बड़ा नेवल बेस है जो कारवार कर्नाटक में है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अभी हमने बताया कि भैया मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाया गया था कोस्ट गार्ड और नौसेना में समन्वय बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार से भारत में 2 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी बनाए जाएंगे। 2 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। भारत में 2 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी बनाए जाएंगे। पहला बनाया जाएगा जयपुर में और दूसरा कमांड बनाया जाएगा लखनऊ में। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब होता है कि एक ऐसा, आप कह सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा ऑफिस जहां से भारत की तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। युद्ध जैसी परिस्थितियों में तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित कर उनको कमांड दिया जा सके, इसलिए इस प्रकार के कमांड बनाए जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या अभी तक इस प्रकार का कमांड भारत में नहीं था? भैया, अभी तक भारत में जो कमांड था, एकमात्र कमांड था और वह था अंडमान निकोबार में। कहाँ पे था? भारत में अभी तक एक ही इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड था जो कि अंडमान निकोबार में था। ठीक है, अंडमान निकोबार। कई बार क्या होता है, जब दुश्मन देश की सेनाएं जानती हैं कि कमांड सेंटर कहाँ है और एक ही यदि होता है, तो यदि वो जानते हैं कि यदि हम उसको नष्ट कर देंगे तो बहुत आसानी से हम संबंधित देश को प्रभावित कर सकते हैं, हरा सकते हैं, कमजोर दिखा सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे कमांड होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी को एक बार में नष्ट किया जा सकता है, तो चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। और जिस तरह से हमें दोहरे मोर्चे पर समस्या देखने को मिल रही है, दोहरे मोर्चे पर लगातार तनाव बना हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो चाहे वो चीन की बात हो, तो इसलिए ये आवश्यक था कि एक उत्तर भारत में भी कमांड होना चाहिए और उसी के दृष्टिगत ये 2 कमांड बनाए गए हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया सभी ने? थोड़ा जुकाम हुआ है, मैनेज करिएगा। तो हम पहुंच गए इंटीग्रेटेड कमांड तक। इंटीग्रेटेड कमांड हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। हमारा टॉपिक प्रारंभ कहाँ से हुआ था? हमारा प्रारंभ हुआ था राइडर कप से। एक खेल आयोजन से चर्चा हमने प्रारंभ की और 4 से 5 घटनाओं को लिंक करके हम कहाँ पहुँच गए थे? हम इंडियन नेवी पर पहुँच गए थे, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पर पहुंच गए थे। तो इसको नोट करते हुए चलिएगा। अब आज का जो दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी है, उस पे हम बात करेंगे और ये दूसरा जो टॉपिक है और भी महत्वपूर्ण है, तो इसको समझिएगा। छोटा सा टॉपिक है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लिंक नहीं किया है क्योंकि फैक्ट है। ये है माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी बिल। डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी बिल 2023 एक बिल लाया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी बिल। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है
इसको बोलते हैं, या इंग्लिश में इसी को शॉर्ट में बोल सकते हो MMDR, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक एक्ट है जिसको बोलते हैं MMDR एक्ट, याद रखिएगा। ये संशोधन किसमें करेगा, MMDR एक्ट 1957 में ये संशोधन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, MMDR एक्ट 1957 का जो था उसमें संशोधन करेगा। अब बात क्या है इसमें सरकार MMDR बिल जो लाया गया है, इसमें सरकार क्या कह रही है कि 6 ऐसे मिनरल हैं जिनके खनन की अब अनुमति निजी संस्थाओं को भी दी जाएगी, जिनके खनन की अनुमति निजी संस्थाओं को दी जा सकेगी यदि ये बिल पास हो जाता है तो। अब ऐसा है क्या इन खनिजों में जो इनकी अनुमति के लिए एक बिल पास करना पड़ रहा है, एक एक्ट 1957 का है उसमें संशोधन करना पड़ रहा है, ऐसा क्या है इस बिल में? आपको बता दें कि MMDR एक्ट या माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के अंतर्गत भारत में 29 खनिजों के खनन की अनुमति थी। कितने खनिजों की? 29 खनिजों के खनन की अनुमति थी, और इसमें से 6 खनिज ऐसे थे जिनका खनन सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां कर सकती थी, जिनका खनन सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां कर सकती थी। निजी क्षेत्र इन 6 खनिजों का खनन नहीं कर सकते थे। तो जब ये बिल लाया गया है तो इस बिल के माध्यम से ये जो 6 खनिज हैं इनका खनन अब निजी कंपनियां भी कर सकेंगी। ऐसा क्या था इस एक्ट में जिसके कारण इन 6 खनिजों का खनन निजी कंपनियां नहीं कर पाती थी? तो आपको बता दें कि ये जो खनिज थे इसमें इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब इनको जो है एटॉमिक मिनरल्स की परिभाषा से बाहर किया जाएगा। ये जो 6 खनिज थे इनको एटॉमिक मिनरल्स माना गया था, एटॉमिक मिनरल्स की जो परिभाषा थी उसके अंतर्गत ये आते थे। तो अब सरकार एटॉमिक मिनरल की जो परिभाषा है उसमें से इन 6 खनिजों को बाहर कर देगी, और 6 खनिजों के बाहर करने के उपरांत निजी क्षेत्र भी इन 6 खनिजों का खनन कर सकेंगे। तो सिर्फ इतना याद रखने की आपको जरूरत है। अब इसमें हैं कौन कौन से खनिज, जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जिनको नोट करना है आप में से नोट कर सकते हैं। पहला है टाइटेनियम। ये 6 खनिज कौन कौन से हैं जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। पहला टाइटेनियम, दूसरा जो खनिज है वो है नियोबियम, तीसरा जो खनिज है वो है लिथियम, चौथा जो खनिज है इसमें वो है टेंटालिन, और पांचवा जो खनिज है वो है जिरकोनियम, छठवां जो खनिज है वो है बेरिलियम, ठीक है। तो इन 6 खनिजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन 6 खनिजों के बारे में बात इस बिल में हो रही है। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि इस बिल के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है, यदि मान लीजिए आपको कोई ब्लॉक आवंटित हो जाता है खनन के लिए, आपको कोई ब्लॉक आवंटित हो जाता है तो आप उस ब्लॉक में अधिकतम 5 वर्ष तक खनन करेंगे, 5 वर्ष के लिए अलॉट होगा। साथ ही साथ जिस एरिया में आप खनन करेंगे वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में खनन नहीं कर सकते हैं इस बिल के अनुसार। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और याद रखिएगा, आईफोन 15 अभी आया है, आईफोन 15 अभी आया है। आपका अभ्यास प्रश्न है आज के लिए कि भैया आईफोन 15 जो है वो किस मटेरियल का, किस धातु का बना है, ये आपको बताना है। आईफोन 15 किस धातु का बना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें खनिजों की संख्या सिर्फ याद रखिएगा, बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक राज्य है हमारा केरल, तीसरा टॉपिक आज का। एक राज्य है केरल
और केरल राज्य ने एक योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है शुभ यात्रा। और इस योजना के अंतर्गत केरल सरकार इसके लाभार्थी को 2 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता उपलब्ध कराएगी। अब ये योजना है क्या? इस योजना के अंतर्गत है कि केरल के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, यदि वो बाहर जाना चाहते हैं, यदि वो देश के बाहर कमाने जाना चाहते हैं, तो सरकार एक बार में उनके वीज़ा के लिए, उनके पासपोर्ट के लिए, जो उन्हें कंसल्टेंसी कंपनियां जो होती हैं उनका जो फीस पे करना होता है, उन सब के लिए 2 लाख रुपए की सहायता देने जा रही है, जिससे गरीब लोग भी बाहर जा सकें और अपना जीवन स्तर बेहतर कर सकें। तो ये योजना याद रखना है, शुभ यात्रा केरल सरकार की। इसके साथ साथ एक विस्की है जिसका नाम है इंडी विस्की। क्या नाम है? इंडी विस्की। ठीक है, ये जो इंडी विस्की है ये है हरियाणा की। पहली बात, हरियाणा राज्य में इसको तैयार किया जाता है। और ये जो इंडी विस्की है, आपको बता दें कि विस्की ऑफ द वर्ल्ड 2023 का पुरस्कार इसी विस्की को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये विस्की का संबंध हरियाणा से है और विस्की ऑफ द ईयर का अवार्ड इसे प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ आज का जितना भी करंट अफेयर्स हमने देखा उससे आप संतुष्ट होंगे और इसका नोट्स भी आप प्रॉपर वे में तैयार करेंगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाते हैं तो उससे आपका अपना नुकसान होता है, इसलिए प्लीज़ नोट्स समग्रता से बनाएं, अच्छे से बनाएं, तो जाके चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के जीएस खंड पर। जीएस खंड पर आ जाते हैं। जीएस खंड में हम पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम पढ़ रहे थे और यूरोपीय कंपनियों में हम पहुंच चुके थे अंग्रेजों पर। तो आज जो हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत, वो अंग्रेजों के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को स्थापित किया, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में किस प्रकार से आए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं एक व्यापारिक कंपनी के रूप में सर्वप्रथम 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना हुई। आगे चलकर इसका नाम बदलकर EIC कर दिया गया। आगे चलकर इस कंपनी का नाम बदलकर EIC कर दिया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। और वर्ष 1600 ईस्वी में, और वर्ष 1600 ईस्वी में इस कंपनी को, वर्ष 1600 ईस्वी में इस कंपनी को 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ, ये ब्रिटेन महारानी की अनुमति से प्राप्त हुआ। तो 1599 में स्थापित कंपनी को 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी द्वारा 15 वर्ष का व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ या व्यापार अधिकार प्राप्त हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, जब इसको व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया 15 वर्षों के लिए, तो इन्होंने भारत की तरफ रुख किया और एक शासक यहाँ के हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, या आप कह लीजिए व्यापारी मंडल जो है, वो मुगल दरबार में पहुंचा। और जेम्स प्रथम का पत्र लेकर ये मुगल दरबार में पहुंचते पहुंचते इनको वर्ष 1608 ईस्वी तक समय लगा। मतलब वर्ष 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के अंग्रेजों का एक व्यापारी मंडल जो है वो किसके दरबार में पहुंचा? मुगल दरबार में पहुंचा। और इसका नेतृत्व किसने किया? इस दल का नेतृत्व किसने किया? तो इस दल का नेतृत्व किया कैप्टन हॉकिंस ने। कैप्टन हॉकिंस ने इस दल का नेतृत्व किया। तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के
एक व्यापारी मंडल वर्ष 1608 ईस्वी में कहाँ पहुँच गया? वर्ष 1608 ईस्वी में ये मुगल दरबार में पहुँच गया। ठीक है, इसे फारसी बोलने के कारण इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। कैप्टन हॉकिंस जो था ये फारसी भी बोलता था और मुगल दरबार में इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। उपाधि तो दी गई लेकिन यहाँ पे इनको सफलता नहीं मिली, मतलब यहाँ पे इनको अनुमति नहीं मिली। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं और क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बाद में इन्होंने पुनः प्रयास किया। ठीक है, और फिर जाकर 1611 ईस्वी में, फिर जाकर 1611 ईस्वी की बात आती है जब दक्षिण भारत की मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। वर्ष 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। यदि उत्तर भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की बात की जाए तो याद रखिएगा वर्ष 1613 ईस्वी में सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। उत्तर भारत में सूरत में, दक्षिण भारत की बात किया जाए तो मछलीपट्टनम शहर आपको याद रखने की जरूरत है, जहां पे इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। आप जानते हैं वर्ष 1615 की बात आती है इसके बाद, और वर्ष 1615 की जब हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति थे टॉमस रो नामक एक व्यक्ति थे, और टॉमस रो नामक जो ये व्यक्ति थे ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? जहांगीर के दरबार में। तो वर्ष 1615 ईस्वी में टॉमस रो फिर आगे चल करके जहांगीर के दरबार में पहुंचे, और फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि उसी के बाद से लगातार जो अंग्रेज थे उनकी सक्रियता बढ़ती गई, और आगे देखने को मिलता है कि 1632 ईस्वी में दक्षिण भारत में अंग्रेज पूरी तरह से सक्रिय हो गए, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के पूरी तरह से सक्रिय हो गए। जब इनको गोलकुंडा के सुल्तान से एक गोल्डन या जिसको बोलते हैं सुनहरा फरमान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद से दक्षिण भारत में इन्होंने अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया। और आपको बता दें कि गोलकुंडा के सुल्तान ने जो इनको अनुमति दी थी या गोल्डन फरमान जो दिया था, उसमें आपको 500 पैगोडा चुकाने थे, और 500 पैगोडा चुकाने पर जो इनके बंदरगाह थे उनके उपयोग की अनुमति इनको मिल गई। आगे चलकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है, राजनीतिक से वैवाहिक घटनाक्रम आप कह सकते हैं, राजनीतिक कम वैवाहिक ज़्यादा। तो 1661 की बात आती है, और 1661 का वर्ष आते ही एक वैवाहिक संबंध होता है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन के साथ हो जाता है, और चार्ल्स द्वितीय का विवाह जब कैथरीन के साथ हो जाता है तो पुर्तगालियों के साथ जो इनकी प्रतिद्वंदिता थी वो यहीं पे समाप्त हो जाती है, और इनको बम्बई जो है, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई जो है वो दहेज के रूप में प्राप्त होता है। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद आगे आपको कुछ और घटनाक्रम आपको याद रखना है कि 1639 ईस्वी, एक घटनाक्रम छूट गया कि वर्ष 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे, याद रखिएगा, जिन्होंने चंद्रगिरी की राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया था और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। आगे चल के आपको देखने को मिलता है वर्ष 1698 ईस्वी की बात आती है, वर्ष 1698 ईस्वी की बात आती है। और वर्ष 1698 ईस्वी की जब हम बात करते हैं तो हमें पहुंचना होगा पश्चिम बंगाल या बंगाल में। यहाँ पे जो बंगाल के सूबेदार थे जिनका नाम था अजीमुद्दीन, उनसे 12,000 में सूता नती और कालिकाता, गोविंदपुर, इन 3 शहरों की जमींदारी जो थी वो इनको प्राप्त हो गई। और आप जानते हैं कि एक बार जब इन्होंने बंगाल में कदम रखा उसके बाद से फिर ये हटने का प्रयास नहीं किए और लगातार बढ़ते गए। तो सबसे पहले जब बंगाल में ये गए तो वहाँ के जो सूबेदार थे अजीमुद्दीन, उनके द्वारा इनको जमींदारी दी गई 3 क्षेत्रों की, जिनमें सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर थे। और आपको बता दें कि इन्हीं तीनों शहरों को मिलाकर के जॉब चारनॉक ने
कोलकाता नगर की नींव रखी थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देखने को मिलता है वर्ष 1717। वर्ष 1717 में जब हम बात करते हैं तो बात आ जाती है फर्रुखसियार की। जब फर्रुखसियार का इनको फरमान मिलता है तो इनकी राहें और भी आसान भारत में हो जाती हैं, इनकी जड़ें और भी मजबूत होने लगती हैं। अब 17 के बाद फिर 1757 का महत्वपूर्ण घटनाक्रम आता है, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी आपकी आती है डेन या डेनिस। डेन या डेनिस। डेन या डेनिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि डेन या डेनिस जो कंपनी थी 1616 ईस्वी में बनाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में 1620 ईस्वी में त्रैकोबार तमिलनाडु में, 1676 ईस्वी में बंगाल में श्रीरामपुर में, और फिर आगे चलकर 1745 ईस्वी में ये क्या हुए कि जो इनकी फैक्ट्रियां थी 1 से 2 उनको अंग्रेज़ों को बेचकर ये चले गए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिद्वंदिता थी उसका मुकाबला ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाए। और विशेष रूप से डेन जो एक कंपनी थी ये एक खस्ता हाल देश की कंपनी थी। देश से ही एक प्रकार से इनको आप कह सकते हो व्यापार के लिए सहायता मिलती थी, और वो वित्तीय सहायता, क्योंकि वो देश खुद ही परेशान था, खस्ताहाल स्थिति में था, तो लंबे समय तक सहायता नहीं दे सका, जिसके बाद इनको अपनी सारी कंपनियों को बेचकर अपने आप को समेटकर भारत से बाहर जाना पड़ा। तो इस प्रकार से डेन आए और फिर ये चले गए। डेन के बाद अगली बात आती है फ्रांसीसियों की, और आप जानते हैं एकमात्र अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी के रूप में लंबे समय तक यदि कोई रहा तो वो फ्रांसीसी रहे। फिर बात आती है फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों की जब हम बात करते हैं तो बात आती है 1664 ईस्वी की। 1664 ईस्वी में इसका ऐसा क्या हुआ, वर्ष 1664 ईस्वी में लुई 14वें का शासन काल था। इनके मंत्री थे कोलबर्ट, और इन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर एक आप कह सकते हो व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। और देखने को मिलता है कि ये जो कंपनी थी विशेष रूप से फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। ईस्ट इंडिया की बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी थी, जबकि फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, मतलब गवर्नमेंट के हाथों में इसका पूरा संचालन था। आपको बता दें ये कंपनी भारत में आई और 1668 ईस्वी में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1668 सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बात आती है 1673 की, और 1673 में देखने को मिलता है कि पांडिचेरी को इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। अब आप जानते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों की जो लड़ाई थी वो यूरोप में लगातार चल रही थी, और उसका प्रभाव भारत में भी देखने को पड़ता था। और उसी के चलते भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी जब भी इनका युद्ध हुआ है उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया है। कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जो लड़ाई थी उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया है। आप जानते हैं कि फ्रांसीसियों ने भारत पर जो व्यापार करने की चाबी थी या व्यापारिक चाबी, उसकी खोज दक्षिण भारत में की थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है फ्रांसीसियों के जो गवर्नर थे किस प्रकार से उन्होंने काम किया और युद्ध लड़े अंग्रेजों से। तो सबसे पहले बात आती है 1746 से 1748। 1746 से लेकर के 1748। 1746 से लेकर के 1748 की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें इस समय गवर्नर थे डुप्ले। कौन गवर्नर हुआ करता था इस समय? गवर्नर थे डुप्ले। तो डुप्ले जो है ये गवर्नर हुआ करते थे। और आपको बताता चलूं कि डुप्ले द्वारा ही भारत में व्यापार करने की जो चाबी थी उसको दक्षिण भारत में खोजने का एक असफल प्रयास किया गया था। अब ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ये विशेष रूप से कर्नाटक की गद्दी को लेकर के संघर्ष था। 1746 से 1748 की जब हम बात करते हैं डुप्ले के समय में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ ये विशेष रूप से कर्नाटक की गद्दी को लेकर के हुआ संघर्ष था। और यहाँ पे ए ला सापेल की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? ए ला शापेल।
ला शापेल की संधि हुई थी, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। और आपको बता दें कि इस समय आपको देखने को मिलता है औरंगजेब, और औरंगजेब अपनी मृत्यु के बाद एक बड़ा क्षेत्र छोड़कर गया था, और जो ये क्षेत्र छोड़कर गया था इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों शक्तियां चाहती थी कि इसमें वो अपने अपने लोगों को बैठा सकें, और अपने अपने लोगों को गद्दी पर बैठाने के लिए ये प्रयासरत थी, और इसीलिए इन्होंने अपने अपने जो लोग थे उनका साथ दिया और खुद युद्ध लड़ा उसके लिए, और इन्हीं युद्धों को कर्नाटक युद्ध बोला जाता है, पहला युद्ध जिसमें ला शापेल की संधि हुई। इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक चीज़ और कि यहाँ पे युद्ध हुआ किसके बीच, तो याद रखिएगा यहाँ पे युद्ध हुआ था नासिर जंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नासिर जंग, और नासिर जंग के साथ यहाँ पे हुआ था अनवरुद्दीन। पहला यदि मैं बात करूं तो हैदराबाद, दो जगहों पर युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था वो हैदराबाद की गद्दी को लेकर के था, और हैदराबाद की गद्दी को लेकर के जो युद्ध हुआ था वो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच था, मुजफ्फर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग के बीच था, जिसमें नासिर जंग जो थे इनकी सहायता कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुजफ्फर जंग का सहायता कर रही थी फ्रांसीसी, ठीक है। दूसरा जो युद्ध था वो था कर्नाटक की गद्दी को लेकर के, और कर्नाटक की गद्दी को लेकर के जो युद्ध था इसमें दो लोग थे, एक थे अनवरुद्दीन और दूसरे थे चंदा साहेब, ठीक है, जिनमें चंदा साहब का साथ दे रहे थे फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन का साथ दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो पहला युद्ध हुआ था ये विशेष रूप से इन्हीं दो गद्दियों को लेकर के था, कर्नाटक और हैदराबाद की गद्दी को लेकर के, जिनमें ये दोनों शक्तियां अपने अपने लोगों को इस गद्दी पर बैठाने के लिए ये युद्ध लड़ रही थी, और इसमें अंत में आपको देखने को मिलता है कि अंग्रेज दोनों जगहों पर सफल रहे। इसके बाद अगली बात आती है जो आपको थोड़ा सा सिर्फ याद रखना है दूसरे युद्ध के बारे में, ये था 1749 से 54, 1749 से 54 द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और इसमें भी एक संधि हुई थी। इस संधि का नाम क्या था? पांडिचेरी की संधि। इस संधि का क्या नाम था? पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तीसरा जो युद्ध था ये हुआ 1756 से लेकर के 1763 में, और इस युद्ध की जब हम बात करते हैं ये विशेष रूप से यूरोप में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था, यूरोप में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था, और इसी के अंतर्गत 1760 ईस्वी में वांडीवास का भी युद्ध हुआ था। और आपको बता दें कि वांडीवास के युद्ध की जब हम बात करते हैं वहाँ पे पेरिस की संधि हुई थी, और पेरिस के संधि के साथ ही जो फ्रांसीसी थे वो हमेशा हमेशा के लिए भारत से बाहर हो गए थे। तो इतना आपको समझने की ज़रूरत है। यूरोपीय कंपनियों से संबंधित जो चर्चा थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित समस्त चर्चा को समाप्त किया है अपने 3 कक्षाओं के माध्यम से। अगला टॉपिक अब आपको अगले सेशन से मिलेगा। अब बात आती है जीके की, तो आइए जीके में भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले मैं कल का जो टारगेट है उसका मैं दे देता हूं आपको कि कल टारगेट में आपको करना क्या है, जिससे आप अच्छे से तैयार करके उस टॉपिक को आएँ। और आपको बता दें कि आप में से जिनके पास ये पुस्तक नहीं होगी, जिनके पास पुस्तक नहीं होगी नई, क्योंकि कल का जो टारगेट है ये पूरी तरह से नई एनसीईआरटी पर आधारित टारगेट है, जो कक्षा 6 की नई एनसीईआरटी होगी उस पर आधारित टारगेट है, तो इसको सबको करना है, ठीक है। अब डेली टारगेट देख लेते हैं। सबसे पहले डेली टारगेट, डेली टारगेट की हम बात करेंगे जो आपको अनिवार्य रूप से तैयार करना है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं डेली टारगेट में? इसमें हम बात करेंगे इतिहास की, और इतिहास में भी आधुनिक भारत के इतिहास की, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कक्षा 6 की न्यू एनसीईआरटी,
ठीक है, कक्षा 6 की न्यू एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। और जिस अध्याय को आपको पढ़ के आना है उसका नाम है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी का 6 की, और इसका नाम भी मैं हम बता देते हैं। इसका नाम है हमारे अतीत प्रथम, हमारे अतीत प्रथम। एनसीईआरटी की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ से आप किसी भी क्लास की एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है उसका भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसको अनिवार्य रूप से आप तैयार करके आएंगे। इसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में, आरंभिक मानव की खोज में, आरंभिक मानव की खोज में। तो ये 2 चैप्टर आपको अनिवार्य रूप से पढ़ के आने हैं। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे वो कल के सेशन में कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आने वाले रविवार को जो आपका टेस्ट होगा, आने वाले रविवार को जो आपका टेस्ट होगा वो इसी पर आधारित आपका टेस्ट होगा। मतलब आप इसको तैयार करके आते हैं तभी आप टेस्ट को बेहतर कर पाएंगे। तो आप सबकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि ये टॉपिक डेली बेसिस पे तैयार करते हुए चलें, क्योंकि टारगेट का कितना फ़ायदा मिला है ये हमारे जो पुराने साथी होंगे, पुराने भाई बहन जो लगातार हमसे जुड़े हैं, उनको पता होगा कि टारगेट का इस परीक्षा में कितना उनको फ़ायदा मिला है। ठीक है, तो इसको तैयार करके आइएगा। अब हम बात कर लेते हैं जीके की। ठीक है, जीके में हम बार्क के बारे में पढ़ रहे थे, बार्क के बारे में पढ़ रहे थे। और बार्क ने जो प्रायोगिक तौर पर रिएक्टर बनाए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। अप्सरा के बारे में पढ़ा था हमने, साइरस के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जो अगला रिएक्टर है, सिर्फ नाम याद कर लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगला जो पहला था अप्सरा, जिसके बारे में कल आपने नोट किया। अप्सरा के बाद दूसरा रिएक्टर आपने देखा था साइरस। तीसरा जो रिएक्टर है वो है जारलीना, जर्लीना। अगला जो रिएक्टर डेवलप किया गया था उसका नाम था ध्रुव। ये क्रम से नोट कर लीजिएगा, ये सभी डेवलपमेंट स्टेज के प्रारंभिक तौर पे रिएक्टर थे। ध्रुव के बाद फिर पूर्णिमा रिएक्टर बनाया गया था, पूर्णिमा 1, इसके बाद पूर्णिमा 2 और इसके बाद पूर्णिमा 3। तो ये रिएक्टरों का नाम नोट कर लीजिएगा, पिछले सेशन से आगे हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पे इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। तो 1990 में ये पूर्णिमा 3 बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पहला संस्थान जो हमने देखा बार्क, उसके बारे में अब यहीं चर्चा समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद बात आती है दूसरे संस्थान की। ठीक है, बार्क के बाद दूसरा संस्थान हमने नोट किया था। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा संस्थान हमारा आता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। दूसरा संस्थान था हमारा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान। जिनको नोट करना है नोट कर लेंगे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कलपक्कम में है। वर्ष 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ष 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कलपक्कम में ये आपको देखने को मिलता है। इसमें याद रखिएगा कि इन्होंने एक रिएक्टर तैयार किया था जिसका नाम था कामिनी। महत्वपूर्ण है, इन्होंने एक रिएक्टर तैयार किया था जिसका नाम था कामिनी। और ये जो कामिनी नामक रिएक्टर था, आप याद रखिएगा कि ये भारत का या विश्व का पहला न्यूट्रॉन स्रोत रिएक्टर है। ये आपको याद रखना है, विश्व का पहला न्यूट्रॉन स्रोत रिएक्टर जो है वो कामिनी है। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद तीसरा जो संस्थान है
जिसके बारे में आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। उसका नाम है राजा रमन्ना, शॉर्ट फॉर्म हमने आपको बताया था, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। और राजा रमन्ना नोट कर लीजिए, सबके नाम पता होना चाहिए क्योंकि नाम देके पूछ लिया जाता है। तीसरा जो संस्था है राजा रमन्ना, राजा रमन्ना, इसको नोट कर लीजिए, नाम देके पूछा जा सकता है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। और ये कहाँ है? ये है इंदौर में। प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ पे है? ये है इंदौर में। नाम देके पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये इंदौर में देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि विशेष रूप से जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे लेजर कण त्वरक और संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए जो है यहाँ पे अनुसंधान किए जाते हैं। और विशेष रूप से इस संगठन में कण त्वरक और लेजर पर काम किया जाता है। इसके बाद अगला आता है परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन नोट कर लीजिए, परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। और ये कहाँ पे है? ये है कोलकाता में, ये है कोलकाता में। परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र ये देखने को मिलता है कोलकाता में। और इसमें यदि किसी को नोट करना है नोट कर लीजिए कि यहाँ एक 224 सेंटीमीटर साइक्लोट्रॉन स्थापित है। यहाँ एक 224 सेंटीमीटर साइक्लोट्रॉन स्थापित है। और यहाँ अन्य संस्थाओं को प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण और विभिन्न ऊर्जा के भारी आयन बीम प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय, जो कि हैदराबाद में है। और अगला आता है वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र, जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा में है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब फिर बात आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं, जिनको PSU बोलते हैं, जो PSU हमारे हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इन PSU में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम है वो आता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, न्यूक्लियर पावर ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के अंतर्गत जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको NPCIL भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, फास्ट नोट कर लीजिए थोड़ा सा, 4 पंक्तियाँ। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सितंबर 1987 में बनाया गया था। सितंबर 1987 में बनाया गया था। जिनको लग रहा है गैर जरूरी है आप मत नोट करिए, जिनको लग रहा है जरूरी है नोट कर लीजिए। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के प्रावधान के तहत, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के प्रावधान के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुसरण में बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है।
आगे नोट करिएगा, वर्तमान समय में भारत में मुख्य रूप से 7 कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और कुल 21 इकाइयां वर्तमान में भारत में काम कर रही हैं। ठीक है, अब भारत के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके बारे में मैं नोट कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। भारत के हेडिंग डाल लीजिएगा, कल मैप पे इसको मैं दिखाऊंगा भी। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, पहला आता है, पहला नोट कर लीजिएगा, कुम्हारिया। और कुम्हारिया कहाँ पे है तो नोट कर लीजिएगा, कुम्हारिया है हरियाणा में। ठीक है, दूसरा नोट कर लीजिए नरौरा, ये कहाँ पे है तो ये यूपी में है। तीसरा नोट कर लीजिए रावतभाटा, रावतभाटा कहाँ पे है तो रावतभाटा हो गया राजस्थान में। अगला नोट कर लीजिए चुटका, चुटका कहाँ है ये एमपी में है, चुटका एमपी में है। चुटका के बाद अगला है काकरापार, काकरापार की बात करें तो काकरापार आपको देखने को मिलता है गुजरात में। काकरापार के बाद अगला नोट कर लीजिए जिसका नाम है हरिपुर, हरिपुर आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। अगला आपका है तारापुर, तारापुर आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर हो गया महाराष्ट्र। अगला आपका है जैतापुर, तारापुर हो गया, जैतापुर हो गया, ये सभी के सभी कहाँ हैं, ये भी है महाराष्ट्र में। नौवां आपका जो है वो है कोवाड़ा में, कोवाड़ा ये कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश। 10वां आपका है कैगा, कैगा के बारे में तो आप सब जानते होंगे, ये है कर्नाटक में। ठीक है, कैगा के बाद अगला आता है कलपक्कम, कलपक्कम की बात करें तो ये देखने को मिलता है तमिलनाडु में। और अगला है कुंडनकुलम, और यह भी आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, इनको नोट कर लीजिएगा सभी को, और सभी को याद करना है, ठीक है। और कैगा के बारे में हम बता दें, कैगा ने लगातार 941 दिन तक विद्युत उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रही बात तारापुर की, तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसको अभी पिछले वर्ष 50 साल पूरे हुए थे, तो ये 50 साल पूरा कर चुका है। यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे अन्य प्रस्तावित भी हैं, जैसे हरियाणा में एक और प्रस्तावित है जो कि गोरखपुर में है, राजस्थान में भी एक प्रस्तावित है जो कि माही बांसवाड़ा में है। तो जो प्रस्तावित हैं वो भी याद रखिएगा कि राजस्थान में माही बांसवाड़ा में बनेगा और गोरखपुर में बनेगा, हरियाणा के गोरखपुर में बनेगा, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब एक प्रश्न यहाँ से यह भी बनता है कि ये जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, क्या हमने सभी को स्वयं बनाया है या किसी देश ने हमसे मदद की है, हमारी मदद की है। तो इसमें भी आपको याद रखिएगा कि जैसे तारापुर संयंत्र की बात करें तो याद रखिएगा कि तारापुर जो संयंत्र है ये विशेष रूप से अमेरिका की सहायता से बनाया गया है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका की सहायता से बनाया गया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मीठी बिदरी और कोवाड़ा,
ठीक है। मीठी बिद्री और कोवाड़ा जो है, जो आंध्र प्रदेश में है, ये भी अमेरिका की सहायता से बनाया गया है। जैतापुर की बात करें तो ये फ्रांस की मदद से बनाया गया है, ठीक है। और जैसे हरिपुर हो गया, कुंदनकुलम हो गया, तो हरिपुर पश्चिम बंगाल और कुंदनकुलम तमिलनाडु, ये दोनों रूस की सहायता से बनाए गए हैं। और रावत भाटा की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, राजस्थान का जो रावत भाटा है ये कनाडा की सहायता से बनाया गया है। तो ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, इनमें किस देश ने हमारी सहायता की है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसके बाद की अभी कुछ फैक्ट इसमें और बचे हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन जितना आज बताया गया है, इसका नोट्स प्रॉपर बनाकर आप हमें अनिवार्य रूप से सबमिट करें, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।